हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम डिस्कस करेंगे कुछ की इंपॉर्टेंट टर्म्स जो आपको जिसकी अंडरस्टैंडिंग आपको जरूरी है बिफोर यू स्टार्ट योर रिव्यू ऑफ लिटरेचर। सो वेन एवर यू स्टार्ट योर रिव्यू ऑफ लिटरेचर, आपको कुछ टर्म्स हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए, और आप कोई भी रिसर्च पेपर पढ़ें उन टर्म्स को आपने उस रिसर्च पेपर में आइडेंटिफाई करना है। सो फर्स्ट टर्म है कॉन्सेप्ट। सो एग्जाम्पल से हम स्टार्ट करते हैं। लेट सपोज आप कोई मार्केटिंग कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, तो उसमें सेटिस्फेक्शन, मार्केट शेयर, लॉयल्टी, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं कॉन्सेप्ट के। अगर आप लोगों के बिहेवियर के बारे में पढ़ रहे हैं, तो उसमें लीडरशिप, प्रोडक्टिविटी, मोराल, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं कॉन्सेप्ट्स के। फाइनेंस की अगर हम बात करें तो जीडीपी, जीएनपी, इन्फ्लेशन, ये कुछ एग्जाम्पल हैं कॉन्सेप्ट्स के। सो कॉन्सेप्ट क्या है? ये जनरलाइज आइडिया है जिसको हम कुछ नाम देते हैं, और उस आइडियाज के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो कॉन्सेप्ट इज अ जनरलाइज आइडिया, एक जनरलाइज आइडिया है अबाउट अ क्लास ऑफ ऑब्जेक्ट्स, एट्रीब्यूट्स, अकरेंसेस दैट हैज बीन गिवन अ नेम, जिसको हमने एक नाम दिया है, कुछ उसके एट्रीब्यूट्स हैं। सो एग्जांपल्स जैसे हमने डिस्कस करा, जीडीपी, इन्फ्लेशन, कोई भी कॉन्सेप्ट आप पढ़ रहे हैं और जिसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और जिसको एक नाम दे रखा है, उसको हम कहते हैं कॉन्सेप्ट। सो जब भी आप अपना लिटरेचर रिव्यू करें या कोई भी पेपर पढ़ रहे हैं, तो यू आइडेंटिफाई द कॉन्सेप्ट। सेकंड, उसके बाद कॉन्सेप्ट के बाद इंपॉर्टेंट टर्म जो है वो है दैट इज कॉल्ड कंस्ट्रक्ट। सो कंस्ट्रक्ट की डेफिनेशन अगर हम एग्जाम्पल से स्टार्ट करें तो लेट सपोज पर्सनालिटी। सो पर्सनालिटी एक ऐसा टर्म है जिसको इजीली आप मेजर नहीं कर सकते। सो हम इसको कह सकते हैं, ये एक एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है। An abstraction like personality is much more difficult to visualize. Such abstract concepts are called construct. तो construct क्या होते हैं? Abstract concepts, जिसको आप easily विजुअलाइज नहीं कर सकते, इजीली डिस्क्राइब नहीं कर सकते, इजीली मेजर नहीं कर सकते, उन एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स को हम कहते हैं कंस्ट्रक्ट्स। तो जनरली हमारी स्टडीज में ऐसे ही टर्म्स या फिर ऐसे ही कॉन्सेप्ट्स यूज होते हैं जो जनरली एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में होते हैं। सो इसलिए आप रिसर्च पेपर में देखेंगे तो जनरली यू वुड कम अक्रॉस द टर्म दैट इज कंस्ट्रक्ट। कॉन्सेप्ट आप कम देखेंगे, कंस्ट्रक्ट ज्यादा देखेंगे, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट हम यूज करते हैं अपने रिसर्च में। सो कंस्ट्रक्ट क्या है? इट इज एन एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट विच इज मच मोर डिफिकल्ट टू विजुअलाइज। एग्जाम्पल कुछ आप देख रहे हैं, जैसे लेट सपोज ये है लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन। तो जितना ज्यादा एब्स्ट्रैक्शन ज्यादा होगा वो कंस्ट्रक्ट होता है, और लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन जितना कम है दैट इज योर कॉन्सेप्ट। सो अगर एक कंस्ट्रक्ट है जैसे प्रेजेंटेशन क्वालिटी, तो उसको मेजर करना चाहते हैं आप, तो आप किसी की भी प्रेजेंटेशन क्वालिटी को कैसे मेजर कर सकते हैं? उसकी मैन्युस्क्रिप्ट एरर्स देख के, फॉर्मेट एक्यूरेसी देख के, कीबोर्ड स्पीड देख के। अगर आप कोई लैंग्वेज स्किल कंस्ट्रक्ट है, उसको लैंग्वेज स्किल किसी को भी मेजर करना चाहते हैं, तो यू कैन चेक इट विद द हेल्प ऑफ वोकैबुलरी, स्पेलिंग, सिंटेक्स। बट अगर आप जॉब इंटरेस्ट की बात करें, तो दैट इज वेरी डिफिकल्ट टू मेजर। नॉट इतना इजी नहीं है जॉब इंटरेस्ट को मेजर करना। सो इसलिए ये हमारा कंस्ट्रक्ट है जिसमें जो एब्स्ट्रैक्शन है दैट इज वेरी वेरी हाई। सो कंस्ट्रक्ट क्या होते हैं? दे आर एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स। थर्ड है डेफिनेशंस। अब कभी कभी क्या होता है कि हमारे पास जो हमारे कंस्ट्रक्ट हैं उनकी क्लियरली डिफाइंड डेफिनेशन नहीं होती है। सो इट विल क्रिएट confusion about the meaning of concept, and it can destroy a research study value. So आपको वो कंफ्यूजन दूर करने के लिए एक टूल है दैट इज कॉल्ड, और एक तरीका है, उसे हम कहते हैं डेफिनेशंस। सो क्लियर डेफिनेशंस आपके पास होनी चाहिए अपने कॉन्सेप्ट या कंस्ट्रक्ट की। डेफिनेशन आर वन वे टू रिड्यूस दिस डेंजर। डेंजर क्या है? जब आपके पास कंफ्यूजन होती है अबाउट द मीनिंग ऑफ कॉन्सेप्ट, एंड दैट कंफ्यूजन कैन डिस्ट्रॉय अ रिसर्च वैल्यू। जो भी रिसर्च है उसकी वैल्यू है वो कम हो जाएगी अगर आपके पास क्लियर डेफिनेशन नहीं है अपने कंस्ट्रक्ट या कॉन्सेप्ट की। तो डेफिनेशन दो तरह की होती है। एक होती है डिक्शनरी डेफिनेशन, वेयर अ कॉन्सेप्ट इज डिफाइंड विद अ सिनोनिम। सो एक आपको डिक्शनरी डेफिनेशन मिलेगी जहां पर एक सिनोनिम आपको मिलता है, एंड सेकेंड डेफिनेशन आपको मिलती है ऑपरेशनल डेफिनेशन। सो ये चीज आपने देखनी है अपने रिसर्च पेपर में। जब भी आप रिव्यू ऑफ लिटरेचर करें, उसमें रिसर्च पेपर जो भी आप पढ़ेंगे उसमें देखिए कि कंस्ट्रक्ट क्या है और उस कंस्ट्रक्ट की ऑपरेशनल डेफिनेशन क्या है। सो ऑपरेशनल डेफिनेशन क्या होती है? इट इज अ डेफिनेशन स्टेटेड इन टर्म्स ऑफ स्पेसिफिक क्राइटेरिया फॉर टेस्टिंग और मेजरमेंट। सो वो डेफिनेशन
with the help of which you can test or measure. सो वो एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया के टर्म्स में होती है जिसको आप मेजर कर सकते हैं और टेस्ट कर सकते हैं. These terms must refer to empirical standards. We must be able to count, measure, or in some other way gather the information. So वो definition ऐसी होनी चाहिए जो empirical standards के terms में हो और जिसको easily आप measure, count और जिसके बारे में आप information gather कर सके easily. So operational definition is very important and you have to identify कि इस construct की जो research paper में construct है उसकी operational definition क्या है. और ऑपरेशनल डेफिनेशन क्या होती है? दैट इज इन टर्म्स ऑफ स्पेसिफिक क्राइटेरिया फॉर टेस्टिंग और मेजरमेंट. उसके बाद आता है फोर्थ, वेरिएबल्स. वेरिएबल्स क्या है? दे आर सिनोनिम फॉर कंस्ट्रक्ट. सो जो आपके कंस्ट्रक्ट होते हैं, आप देखेंगे वेरिएबल्स हम अपने कंस्ट्रक्ट को ही कहते हैं बहुत सारे रिसर्च पेपर में. वेरिएबल इज अ सिंबल ऑफ एन इवेंट, एक्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स दैट कैन बी मेजर्ड और टू विच वी असाइन वैल्यू. सो कोई भी एक्ट, कोई भी इवेंट, सिंबल ऑफ एन इवेंट या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एंटिटी, और जो कैरेक्टरिस्टिक है किसी एंटिटी का विच इज बीइंग स्टडीड एंड केपेबल ऑफ टेकिंग डिफरेंट वैल्यूज. फॉर एग्जांपल की हम बात करें, जो भी हमने कंस्ट्रक्ट पढ़े हैं, जैसे सेल्स है, मार्केट शेयर है, ईपीएस है, टाइम स्पेंट है, उसके बाद प्रोडक्टिविटी है, इन्वेस्टमेंट है, स्टॉक प्राइस है, ये सारे एग्जांपल्स हैं वेरिएबल्स के. एंड वेरिएबल्स हम यूज करते हैं इन प्लेस ऑफ कंस्ट्रक्ट ऑल्सो. और वेरिएबल की अगर हम डेफिनेशन की बात करें, सो इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनी एंटिटी बीइंग स्टडीड दैट इज केपेबल ऑफ टेकिंग डिफरेंट वैल्यूज. सो कोई भी वैल्यू ये ले सकता है एंड इट इज एन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एंटिटी बीइंग स्टडीड. जिस टर्म को, जिस कॉन्सेप्ट को आप स्टडी कर रहे हैं, तो कैरेक्टरिस्टिक्स, उस कॉन्सेप्ट का कैरेक्टरिस्टिक्स which is being studied and capable of taking different values. So variable is a synonym for construct. So क्या, जब भी आप रिसर्च पेपर पढ़ें, यू हैव टू सी योर कंस्ट्रक्ट और वेरिएबल, यू हैव टू सी द डेफिनेशन, ऑपरेशनल डेफिनेशन क्या है उस कंस्ट्रक्ट की. उसके बाद जैसे हमने डिस्कस करा, ऑपरेशनलाइजिंग, दैट इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग द एक्चुअल मेजरमेंट स्केल्स टू असेस द वेरिएबल ऑफ इंटरेस्ट. तो जो भी वेरिएबल्स हैं, कंस्ट्रक्ट हैं, चेक करिए कि उनकी ऑपरेशनल डेफिनेशन क्या है. उसकी हेल्प से आपको, विद द हेल्प ऑफ ऑपरेशनल डेफिनेशन यू कैन इजीली मेजर्स, यू कैन इजीली मेजर द वेरिएबल. देन यू हैव टाइप्स ऑफ वेरिएबल. बहुत तरह के वेरिएबल टाइप्स हैं. जनरली हम जो डिवाइड करते हैं वो करते हैं डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूअस में. सो डिस्क्रीट, एज द नेम सजेस्ट, आप पॉइंट्स में कोई भी वैल्यू नहीं लेते हैं. लेट्स सपोज आप आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि आपका कौन सी कार आपके पास है. सो उसमें डिनोट करते हैं 1 डिनोट या 5 डिनोट शेवरलेट, 6 डिनोट्स होंडा. सो वहां पर पॉइंट्स में आपके पास नहीं होता है कोई भी आंसर, तो उसे डिस्क्रीट वेरिएबल कहते हैं. जहां पर पॉइंट्स आपके पास आ जाते हैं, जैसे इनकम, टेम्परेचर, एज, वो एग्जांपल है कंटिन्यूअस वेरिएबल के. डिस्क्रीट हो गया, जैसे आपने जेंडर को 1 और 2 दे दिया, वहां पर 1.5 का मतलब कुछ नहीं होता है. आपने प्रोफेशन को 1 टीचर, सेकंड डॉक्टर, थर्ड इंजीनियर, तो उसमें 2.5 का कोई रेलिवेंस नहीं होगा. सो दो तरह के वेरिएबल हैं, डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूअस. फर्दर हम डिफाइन करें वेरिएबल को, तो आपको पता होना चाहिए कि इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट. सो इंडिपेंडेंट वो वेरिएबल है, इसे हम प्रिडिक्टर वेरिएबल भी कहते हैं, जो वेरिएबल हम मैनिपुलेट करते हैं एंड विच कॉजेज एन इफेक्ट ऑन सम अदर वेरिएबल. और जिस पे इफेक्ट होता है, जिसको हम क्राइटेरिया वेरिएबल भी कहते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल भी कहते हैं. सो डिपेंडेंट वेरिएबल इज मेजर्ड, predicted or otherwise monitored and is expected to get affected by manipulation of independent variable. सो जिस पे इफेक्ट होता है वो है डिपेंडेंट वेरिएबल, और जिसकी वजह से इफेक्ट हो रहा है वो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल. सो आपने आइडेंटिफाई करना है अपने रिसर्च पेपर में कि कौन सा इंडिपेंडेंट है और कौन सा डिपेंडेंट वेरिएबल है. और तरह के वेरिएबल हैं, जैसे मॉडरेटिंग वेरिएबल. मॉडरेटिंग वेरिएबल जो किसी भी रिलेशनशिप, दो वेरिएबल के बीच में उस रिलेशनशिप को इफेक्ट कर रहा है. तो जैसे आप इस एग्जांपल में देखेंगे, 4 डे वर्किंग वीक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, डिपेंडेंट वेरिएबल प्रोडक्टिविटी है. इन दोनों के रिलेशनशिप को जो इफेक्ट कर रहा है वो है वर्कर्स एज. क्या एज है वर्कर की, वो है मॉडरेटिंग वेरिएबल. नेक्स्ट आप देखेंगे मॉडरेटिंग या इंटरैक्शन वेरिएबल भी हम इसको कहते हैं. जनरली हम इसको सेकंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी कह सकते हैं. जैसे आप देख सकते हैं, दिस कैन आल्सो बी कॉल्ड सेकंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल. उसके बाद देयर आर अदर इनफिनाइट नंबर ऑफ वेरिएबल्स होते हैं जिनको हम डिफाइन करते हैं एक्सट्रानियस वेरिएबल, ईवीज.
एक्सटर्नेस वेरिएबल्स होते हैं जो अदर वेरिएबल्स होंगे जो अफेक्ट करते हैं उस रिलेशनशिप को। तो ये जो एक्सटर्नेस वेरिएबल्स होते हैं, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स भी हो सकते हैं और ये मॉडरेटिंग वेरिएबल्स भी हो सकते हैं। अगर जनरली वी इग्नोर द एक्सटर्नल वेरिएबल, जो भी आपके एक्सटर्नल वेरिएबल्स हैं उसको हम इग्नोर करते हैं। अगर स्टिल यू वांट टू कंसीडर देम इन योर स्टडी, सो आप उसको यूज करेंगे एज अ कंट्रोल वेरिएबल। सो डायग्राम में आप देख सकते हैं, मॉडरेटिंग वेरिएबल हमने स्टडी कर लिया, देन एक्सटर्नल वेरिएबल को अगर आप इंक्लूड करना चाहते हैं अपनी स्टडी में, तो यू कैन इंक्लूड इट इन द फॉर्म ऑफ सीवी, कंट्रोल वेरिएबल। सो कंट्रोल वेरिएबल्स की फॉर्म में हम उसको स्टडी करते हैं। कंट्रोल वेरिएबल आप देख सकते हैं, वेदर, वेदर इन्होंने एक कंट्रोल वेरिएबल लिया है। देन मॉडरेटिंग वी हैव स्टडीड। नेक्स्ट इज कंफाउंडिंग वेरिएबल्स। कुछ एक्सटर्नल वेरिएबल्स होते हैं उनको, जिसको हम कंफाउंडिंग वेरिएबल्स की फॉर्म में कंसीडर करते हैं। सो कंफाउंडिंग इज दे अफेक्ट द रिलेशनशिप। सो डायग्राम में आप देख सकते हैं, देयर इज वन कंफाउंडिंग वेरिएबल, मीटिंग अटेंडेंस। सो जो एक्सटर्नल वेरिएबल्स हो सकते हैं वो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल की फॉर्म में, मॉडरेटिंग वेरिएबल, कंट्रोल वेरिएबल एंड कंफाउंडिंग वेरिएबल्स। उसके बाद आता है इंटरवीनिंग वेरिएबल। इंटरवीनिंग वेरिएबल जो रिलेशनशिप है दो वेरिएबल के बीच में, उसको इंटरवीन करते हैं, तो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड इंटरवीनिंग वेरिएबल। तो इसमें आप देख सकते हैं 4 डे वर्किंग वीक था, उसका प्रोडक्टिविटी के साथ डायरेक्ट रिलेशन था। इसमें एक इंटरवीनिंग, नॉट मॉडरेटिंग, इंटरवीनिंग वेरिएबल आ गया, दैट इज जॉब सेटिस्फेक्शन। तो जितना वर्क होगा उतना जॉब सेटिस्फेक्शन, उतनी प्रोडक्टिविटी। एक और इंटरवीनिंग वेरिएबल रूटीन वर्क इस रिलेशनशिप के बीच में। सो दिस इज अनदर टाइप ऑफ वेरिएबल, इंटरवीनिंग वेरिएबल। एंड देन उसके बाद आपको आइडिया होना चाहिए। सो वंस यू नो योर कंस्ट्रक्ट, यू नो द डेफिनेशन ऑफ कंस्ट्रक्ट। उसके बाद डेफिनेशन के बाद ऑपरेशनल डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए, कैसे मेजर करेंगे उस कंस्ट्रक्ट को। उसके बाद आपको वेरिएबल्स के बारे में पता होना चाहिए, इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट, मॉडरेटिंग, इंटरवीनिंग, इंटरैक्शन, बहुत तरह के वेरिएबल्स हैं, ये आप आइडेंटिफाई करेंगे अपने रिसर्च पेपर में। उसके बाद प्रोपोजिशन एंड हाइपोथेसिस। सो प्रोपोजिशंस क्या होती हैं? प्रोपोजिशंस आर दी स्टेटमेंट कंसर्न्ड विद द रिलेशनशिप अमंग द कॉन्सेप्ट और कंस्ट्रक्ट। सो जो भी कंस्ट्रक्ट है, कॉन्सेप्ट है, उनके बीच में जो भी रिलेशनशिप है, उसको हम जब भी स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखते हैं तो वो होती है प्रोपोजिशंस। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, वी माइट प्रपोज ट्रीटिंग अवर एम्प्लॉयज बेटर विल मेक देम मोर लॉयल एम्प्लॉयज। जितना बेटर आप ट्रीट करेंगे एम्प्लॉयज को, उतना वो लॉयल होंगे। तो ये एक स्टेटमेंट है। इस स्टेटमेंट को जो रिलेशनशिप बता रही है बिटवीन द एम्प्लॉयज एंड द ट्रीटमेंट ऑफ एम्प्लॉयज एंड द लॉयल्टी ऑफ एम्प्लॉयज। सो सच स्टेटमेंट्स को हम कहते हैं प्रोपोजिशंस। हाइपोथेसिस क्या होती है? इज अ प्रोपोजिशन दैट इज एम्पेरिकली टेस्टेबल। तो जब आप प्रोपोजिशंस को टेस्टेबल फॉर्म में लिखते हो तो वो कन्वर्ट हो जाती है हाइपोथेसिस में। सो जैसे एग्जांपल आपके पास है, लेट्स सपोज यूजिंग द कलर ऑफ बैकग्राउंड फॉर अ वेबसाइट, द रिसर्चर में यूज थ्योरेटिकल रीजनिंग टू डेवलप द फॉलोइंग हाइपोथेसिस। सो आप चेक करना चाह रहे हैं कि वेबसाइट का जो बैकग्राउंड कलर है, क्या उसका कुछ इफेक्ट होता है वेबसाइट के सेल्स पे। तो आपकी हाइपोथेसिस जो होगी टेस्टेबल फॉर्म में, वो है अ वेबसाइट विद अ ब्लू बैकग्राउंड विल जनरेट मोर सेल्स देन एन अदरवाइज आइडेंटिकल वेबसाइट विद अ रेड बैकग्राउंड। सो जब आप इस फॉर्म में लिखते हैं अपनी स्टेटमेंट को, अपनी प्रोपोजिशन को, इट बिकम्स हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस इज अ फॉर्मल स्टेटमेंट एक्सप्लेनिंग सम आउटकम। तो बहुत सारे हाइपोथेसिस होते हैं। लेट्स सपोज अगर हम सेल्स मैनेजर के पर्सपेक्टिव से बात करें, कोई सेल्स मैनेजर है, तो उसकी एक हाइपोथेसिस हो सकती है, सेल्स पीपल हु आर हाईएस्ट इन प्रोडक्ट नॉलेज विल बी दी मोस्ट प्रोडक्टिव। सो इस स्टेटमेंट को हम टेस्ट कर सकते हैं। जब वो टेस्टेबल फॉर्म में है वो स्टेटमेंट, तो इट बिकम्स हाइपोथेसिस। प्रोपोजिशन और हाइपोथेसिस में अगर हम और डिटेल में पढ़े, तो एब्स्ट्रैक्ट लेवल में जो कॉन्सेप्ट होते हैं जिनके बीच में रिलेशन होता है, वो होता है प्रोपोजिशन। और एम्पेरिकल लेवल जब आ जाता है और रिलेशनशिप बिटवीन दी वेरिएबल्स और कॉन्सेप्ट, तो वो हो जाता है हाइपोथेसिस। तो फॉर एग्जांपल मैं आपको प्रोपोजिशंस की बात करें, तो एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे आपकी स्टेटमेंट है, ट्रीट एम्प्लॉयज बेटर, दे विल बी मोर लॉयल। सो दिस इज अ स्टेटमेंट बट नॉट इन टेस्टेबल फॉर्म। तो ये है प्रोपोजिशन, एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे है। एम्पेरिकल लेवल की बात करें अगर, तो हम बोलेंगे, लेट्स सपोज हम वी कैन से इंक्रीजिंग रिटायरमेंट बेनिफिट्स विल रिड्यूस इंटेंशन टू लीव द ऑर्गेनाइजेशन।
ये एक एम्पेरिकल फॉर्म में है, तो ये कन्वर्ट हो जाती है हाइपोथेसिस। अगर हम रिटायरमेंट बेनिफिट इंक्रीज करते हैं तो जो एम्प्लॉयज हैं वो कम ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के जाएंगे। सो जब हम टेस्टेबल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं अपनी प्रोपोजिशन को, इट बिकम्स हाइपोथेसिस। और एम्पेरिकल टेस्टिंग क्या होता है? एम्पेरिकल टेस्टिंग मींस व्हेन समथिंग हैज बीन एग्जामिन्ड अगेंस्ट रियलिटी यूजिंग डेटा। सो आप अपनी हाइपोथेसिस को जब डेटा जो आपने कलेक्ट करा उसके अगेंस्ट टेस्ट करते हैं, दैट इज कॉल्ड एम्पेरिकल टेस्टिंग। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो आपको याद रखने हैं व्हेन यू स्टार्ट विद द रिव्यू ऑफ लिटरेचर। सो इंपॉर्टेंट टर्म्स हम एक बार देखते हैं। फर्स्ट यू हैव टू सी योर कंस्ट्रक्ट कॉन्सेप्ट। कंस्ट्रक्ट एक एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट होते हैं। देन यू हैव टू सी द डेफिनेशंस। ऑपरेशनल डेफिनेशन पे आपका फोकस होगा ऑफ द कंस्ट्रक्ट। देन वेरिएबल्स कौन से हैं? वेरिएबल्स दे आर सिनोनिम फॉर कंस्ट्रक्ट। क्या इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, क्या डिपेंडेंट वेरिएबल है, डिस्क्रीट, कंटिन्यूस। उसके बाद मॉडरेटिंग है, कोई कंट्रोल वेरिएबल है, कोई कंफाउंडिंग है, कोई इंटरवीनिंग वेरिएबल भी हो सकता है उसके बीच में। And then you have to see the propositions and hypothesis. Generally you would see hypothesis. तो hypothesis देखिए क्या है और किस फॉर्म में उस hypothesis को लिखा है, and then empirical testing. So statistical tools आप यूज करते हैं इस empirical testing के लिए, वो हम further lectures में discuss करेंगे. That is all for today. Thank you so much.